लड़की बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जो डायलॉग है ये आज सच साबित होगा। जो इस डिकोडिंग क्राइम में आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जो बार, पब, डिस्को में जाकर अलग अलग लड़कों को पहले देखती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके पास पहुंचती है और कहती है कैन आई हैव योर नंबर। अब इसके बाद लड़के उसको पैर से लेकर सर तक देखते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, फेसबुक की आईडी दे देते हैं, यहां तक कि अपनी इंस्टा आईडी भी शेयर कर दी जाती है। फिर लड़की उन्हें टाटा बाय बोलकर बाहर की ओर निकल जाती है। फिर देर रात होते ही लड़की की तरफ से इंस्टा आईडी पर फॉलो की रिक्वेस्ट आती है, व्हाट्सएप पर हाय मैसेज आता है। लड़का पहले व्हाट्सएप पे बात करने की बजाय पहले इंस्टा आईडी पे उसे चेक करता है कि लड़की कौन है। जब लड़का देखता है कि ये तो वही लड़की है जिससे उसने डिस्को या पब में बातचीत की थी और बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसकी इंस्टा प्रोफाइल जाकर जब एक एक फोटो की तलाश करता है तो उसे दिखता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है, पैसों की कोई कमी नहीं है और बला की खूबसूरत है। अब इस लड़की के बारे में आज हम आपको बताएंगे भी कि लड़की कौन है डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन बस छोटा सा जिस्ट ये बता दूं कि उसकी उम्र है 28 साल, एडुकेशन है उसका बीबीए पास आउट है और यहां तक कि कई लड़कों को इसने ये भी बता रखा था कि वो एलएलबी पास आउट है। अब इतनी पढ़ी लिखी लड़की किसी लड़की को रिक्वेस्ट क्यों भेजती है, उसके बाद वो क्या करती है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं, बला की खूबसूरत लड़की के पीछे जो काली और जो गहरी सच्चाई है उसमें कई लड़के अपना नाम खराब कर चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। ये लड़कों को कुछ ऐसे फंसाती कि एक साथ 6 लड़कों पर इसने रेप का इल्जाम लगाया और रेप का जो इल्जाम लगाया उसकी जो स्क्रिप्टिंग थी और जो एक्टिंग थी उसमें बड़े बड़े एक्ट्रेस और जो एक्टर है वो भी फेल हो जाए, क्योंकि ये इस तरीके से एक्टिंग करती कि शादी के बाद ये खुद को दिखाती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। और ये शादी से पहले की जो बात है, गर्लफ्रेंड होते हुए ये इतनी ज्यादा केयरिंग दिखाती कि लड़कों को लगता कि इसके सिवा और मेरा जिंदगी में कोई और नहीं हो सकता है। यहां तक कि जब लड़के से शादी करते और इसको लेकर अपने घर वालों के पास जाते, महीने 2 महीने रहने के बाद ये उनसे रिश्ता तोड़ लेती और सीधे पुलिस थाने पहुंच जाती। पति घर पर सो रहा होता, पुलिस घर पर आती और कहती है कि आपकी बीवी ने आप पर मारपीट का, रेप का और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। अब यहां पर लड़कों की हालत खराब कि अभी अभी तो नई नई शादी हुई है और इतना प्यार करने के बावजूद बीवी ने ऐसा कैसे किया। वो पुलिस वालों को समझाते हैं कि हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, मैं वो नहीं हूं। पुलिस बकायदा अरेस्ट वारंट लेके आती है, बताती है कि नहीं ये आप ही का नाम है, आप ही की एड्रेस है और आप ही की बीवी ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने आप पर केस करवाया है। भला की खूबसूरत लड़की लेकिन दिमाग है शैतान वाला। अभी शैतानी दिमाग कैसे काम करता है, उसमें भोले भाले मासूम लड़के कैसे फंस जाते हैं, उसकी बानगी भर से आपको पता लग जाएगा कि ये लड़की कितनी ज्यादा चालाक है। आज इस डिकोडिंग क्राइम में आपको बताएंगे कि अगर आप पर झूठा रेप केस दर्ज हो जाता है या कोई आप पर झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाता है तो उसमें लड़के खास तौर पर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब लड़के क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं, उससे पहले हम कुछ ऐसे केसेस के बारे में जान लेंगे जो इस लड़की ने उन लड़कों के साथ किया या ऐसी वारदात को उन लड़कों के साथ अंजाम किया और उन्हें झूठे रेप केस में फंसाया। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये है सोनिया केसवानी। ये वही लड़की है जिसके बारे में दीपक ने इतना कुछ बताया कि किस तरीके से वो लड़कों को फंसा रही थी, लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी, उनसे बातचीत करती थी, क्लब पब में जाकर उनकी रेकी क्या करती थी, ये चेक करती थी कि कौन सा लड़का अमीर है, कौन मुझे पैसे दे सकता है और किससे मैं बड़ी आसानी से पैसे ऐड सकती हूँ। अब जो सोनिया केसवानी है, इसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, दिखने में अच्छी दिख रही है और इस तरह के लुक्स का ये फ़ायदा उठाती थी और ऐसी ऐसी पिक्चर्स इसने अपनी इंस्टाग्राम पर डाली हुई थी, फेसबुक पर डाली हुई थी, जिसके ज़रिए ये बड़ी आसानी से लड़कों को फंसा रही थी। अब इसी सिलसिले में जब हमारे जो रिपोर्टर हैं धीरज साहू, उन्होंने ऑन द ग्राउंड जाकर चीज़ें देखी, पता किया, तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिले, वो लड़के भी मिले जिनसे बहुत सारी चीज़ें पता लगी, किस तरीके से ये उन्हें एक तरीके से बरगला रही थी और उनका फ़ायदा उठा रही थी और उन्हें फंसा रही थी। तो ऐसे में सबसे पहला केस जो है जबलपुर का ही सामने आता है। यहाँ पर एक शख्स है, हम उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें झूठे रेप केस में फंसाया गया है, तो नाम नहीं बताएंगे। लेकिन उस केस के बारे में हम आपको बताते हैं कि उस वक्त ये जो लड़की है ये 21 साल की थी, अभी इसकी उम्र 28 साल है। साल 2013 से
वो उस आदमी को जानती थी, क्योंकि ये बीबीए की स्टूडेंट थी। इसने सामने वाले को बताया था कि मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ, और उस आदमी के पास ये कंप्यूटर सीखने के लिए जाया करती थी। अब कंप्यूटर सीखने के साथ साथ धीरे धीरे इन लोगों की बातचीत हो गई। बातचीत कुछ इस हद तक बढ़ी कि जो सोनिया केसवानी है, यानी जो ये लड़की है, इसने अपना शातिर दिमाग चला दिया, और अचानक एक दिन पुलिस आती है। पुलिस आकर जो शख्स है उसको बोलती है कि आपके खिलाफ एक महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया है, आपने उसके साथ फला फला इस तरीके की हरकत की है। जो भी एफआईआर होती है वो सब चीज़ें शख्स को दिखाई जाती है। शख्स को बिलीव नहीं होता उस आदमी को कि किस तरह से मुझ पर रेप केस लग गया, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। 2013 में ये उस आदमी से मिलती है और 16 में इसके पास रेप केस की चीज़ें आ जाती हैं कि भाई मुझ पे रेप केस लगा। पुलिस इसको लेकर जेल में चली जाती है। अब जब इस लड़की का प्लान काम कर रहा होता है, उसी के मुताबिक ये अपनी अगली चाल चलती है और उस आदमी को जाकर जेल में बोलती है कि देखो, जो भी तुम पर चार्जेस लगे हैं वो मैं हटवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब जो सामने वाला लड़का था वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि एक तो ऐसी लड़की, इसे मैं कंप्यूटर सिखा रहा था, इसने मुझे रेप केस में फंसा दिया, ऊपर से अभी बोल रही है शादी। उसे कोई विकल्प समझ नहीं आता, उसे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। वो अपने परिवार वालों से बात करता है, सोचने समझने की एक तरीके से उसकी शक्ति ही चली जाती है कि आखिर ऐसे मामले में वो करे तो करे क्या। तब उसे कुछ समझ में आता है। वो सोचता है कि हो ना हो शादी कर लेता हूँ किसी तरीके से, इस जो झूठा रेप केस लगा है, समाज में जो मेरी इज्जत उछल रही है वो तो बचेगी। और इसीलिए वो उस लड़की से, यानी सोनिया केशवानी से शादी कर लेता है। और शादी के बाद ये जो महिला है, ये जो लड़की है सोनिया, ये उसके साथ महज 2 महीने रहती है और उसके बाद ही वापस आकर इसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और ऐसे कई तमाम तरीके के जो केस हैं वो दर्ज करवा देती है और बोल देती है कि इसके परिवार वाले भी मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, और लड़के पे फिर से एक बार जो दहेज उत्पीड़न का केस है वो बना देती है। अब ऐसे में लड़का जो है वो फिर से परेशान हो जाता है। उसे नहीं समझ में आता कि वो किस औरत के चक्कर में फंस गया है। और इसी सिलसिले में, अगर दहेज से आपको बचना है, जो आप पर दहेज का केस लगाया है इस लड़की ने, आप पर जो रेप का केस लगाया है, उसके एवज में ये आपसे पैसे लेगी और मोटी रकम ऐंठेगी। ये तो पहला केस था जो जबलपुर से सामने आया। इसके बाद अगर दूसरे केस की बात करें तो इसने, एक होता है कि आप ज़मीनी स्तर पर निकले, आपने रेकी की लोगों की, एक होता है ऑनलाइन आप लड़कों को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कौन कैसा है। तो ऐसे ही इसने साल 2021 में जनवरी में किया। इंस्टाग्राम पर ये अक्सर लड़कों को देखा करती थी, क्योंकि इसे पता है कि उनसे कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाना है, फिर किस तरीके से उनसे पैसे ऐंठने हैं, क्योंकि झूठा रेप केस बनाने में तो एक्सपर्ट हो गई थी। और इसीलिए इसने इंस्टाग्राम की कई सारी आईडी चेक की, उसमें इसने देखा कि एक लड़का है। यहाँ पर याद रखिए, मैं इस लड़के का भी नाम आपको नहीं बता सकती। अब जो दूसरा लड़का है उसकी भी जब आईडी वगैरह चेक करती है, देखता है ठीक ठाक दिख रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उस लड़के ने इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ डाली थी, तो सोनिया को लगा कि मालदार पार्टी है, पैसे वाला है। अब ये उसे इंस्टाग्राम पर अपना रिक्वेस्ट भेजती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, हाय हेलो होता है, बातचीत बढ़ती है। बातचीत बढ़ने के बाद जो मुलाकात है वो इनकी आपस में मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये उसको बताती है कि मैं पेटीएम में जॉब करती हूँ और मैं अच्छी खासी फैमिली से आती हूँ, मैं कोई ऐसी छोटी मोटी फैमिली से नहीं आती, मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। लड़के को भी लगता है कि जिस तरह से इसने अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर रखी है, जैसी इसने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तरीके से फ़ोटोज़ डाली हुई हैं, साथ ही जैसा इसका बिहेवियर है, बहुत ही जेंटल बिहेवियर है, हर जगह जाकर एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक क्लास है लड़की में, तो उस सामने वाले लड़के को ऐसा ही लगता है कि ठीक ठाक लड़की है। लेकिन अंदर ही अंदर जो सोनिया है वो उस लड़के के साथ भी धोखाधड़ी का प्लान बना चुकी थी। एक बार की बात है, उस लड़के के साथ कार में बैठी होती है और लड़का कार ड्राइव कर रहा होता है। तब ये लड़की जो सोनिया है तपाक से कहती है कि तुम्हें पता है, अगर 10 मिनट तक लड़का और लड़की साथ हो जाएं तो रेप का केस बन सकता है। अब बगल में बैठा लड़की की हालत ख़राब। वो सोचता है इसने किस तरीके की बात मुझसे कर दी। वो उस वक्त कुछ समझ नहीं पाता कि ये बगल में बैठी है, अभी तक हम अच्छे खासे दोस्त हैं, अचानक रेप क्यों बोल दिया। ये लड़का अपने घर जाता है, इस लड़की से कॉन्टैक्ट रखना नहीं चाहता, लेकिन सोनिया फिर से उसे फ़ोन पे कॉल करती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लड़का बार बार अवॉइड करता है। तब सोनिया बोलती है कि देखो, मैंने हमारे जो हम दोनों के बारे में अपने घर वालों को बता दिया है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। एक तरीके से इसे प्रेशराइज करती है, एक इस पर फोर्सफुली एक तरीके से दबाव बनाती है कि तुम्हें मुझसे अब शादी करनी होगी, मेरे साथ रहना होगा, तुम मेरे साथ रिलेशन में रहे हो। लड़का फिर भी डिनाई करता है। तब ये बोलती है कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगा। इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। ये कई सारे ऐसे केसेस हैं, यानी 6 केस की बात आज हम करेंगे।
तो उन्हीं की तस्वीरें हैं जो दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में बहुत बाकायदा अच्छे तरीके से समझाई और दिखाई ये तस्वीरें। और ये वही तस्वीरें हैं जहाँ पर इसने कुछ लड़कों के साथ शादी की तो कुछ के साथ सगाई की। और इस केस में भी दूसरे जब लड़के को ये फंसाती है तो उस पर भी शादी का दबाव बनाती है, फिर उससे झूठे रेप केस में फंसाने के लिए एक तरीके से 25 लाख रुपए की डिमांड कर देती है कि तुम मुझे दो, और लड़का यहाँ पर भी बुरी तरीके से फंस जाता है और पैसे देने तक को भी तैयार हो जाता है। और ये पहला कोई केस नहीं था, इसके आगे की अगर हम केस की बात करें तो कानपुर में भी इसने एक जो फादर और उनके बेटे थे उससे 40 लाख रुपए ऐंठने का पूरा प्लान बना लिया था। सेम इसी तरीके से ये पहले लड़के को अप्रोच करती है, लड़के को देखती है, लड़का अगर पैसे वाला होता है तो लड़का इसके जाल में एक तरीके से जब ये अपना हुस्न का जाल बिछाती है, उनसे बातचीत करती है तो लड़के फंस भी जाते हैं और फिर वही झूठा रेप केस बनाकर उस लड़के को भी फंसा देती है। अगले की बात करें तो अपने आप को इसने इवेंट मैनेजर बताया। एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पर लड़की की रेकी करती है, देखती है अच्छा कौन कैसा है, किसके पास कितने पैसे हैं, कौन कितने की, अगर हम ड्रिंक्स वगैरह की बात करें तो कौन कितनी महंगी ड्रिंक्स अफोर्ड कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करती थी सोनिया। और उसके बाद ये उस लड़के को अप्रोच करती है, उसका नंबर मांगती है, फिर वही सिलसिला शुरू होता है। और ऐसे करते करते ये एक एक करके कई सारे जो लड़के थे उन्हें फंसाती जाती है, उनसे पैसे ऐंठती जाती है। आखिर में इसने सबसे जो अपना शिकार बनाया वो हरियाणा का एक शख्स था जिसको ये अपने जाल में फंसाती है और उससे भी इसी तरीके से पैसे मांगने की कोशिश करती है। उस आदमी से वो शादी.com पर मिली थी। आप सोचिए, इसने ज़मीनी स्तर पर रेकी की, क्लब वगैरह गई, इंस्टाग्राम पे आई, फेसबुक पे आई, लेकिन इसने शादी.com जैसी जो वेबसाइट है उसको भी नहीं छोड़ा। वहाँ पर जाकर भी इसने अपनी प्रोफाइल बनाई, वहाँ भी शादी के लिए रिश्ते देखे और फिर वहाँ पर हरियाणा के एक लड़के को अप्रोच किया। दोनों की बातचीत हुई, लड़के को लगा था आगे मेरी शादी होगी, क्योंकि शादी.com एक तरीके से ऐसा प्रोफाइल है, वहाँ पर सब मैचेस के लिए जाते हैं कि इन फ्यूचर आपको किसी से शादी करनी है। सामने वाला लड़का भी सोचता है कि लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जब इसकी सगाई वगैरह के लिए जो पूरा प्लान रच लेती है, तब रिश्तेदार उस लड़की को जब देखते हैं तब वो भांडा फोड़ता है कि अरे इसको तो हमने कहीं और भी देखा है, ये कहीं किसी और फंक्शन में भी हमने किसी लड़के के साथ देखा है। फिर जब इसकी छानबीन की जाती है तो आखिर में जो लड़का होता है वो किसी तरीके से इससे बचता है। हालांकि वो भी रेप की दहलीज तक पहुंच चुका था, लेकिन जब उसे सारी चीज़ समझ में आती हैं वो बाकी लोगों से भी अप्रोच करता है। और ये कई सारे जो लड़के हैं, जो 6 के 6 लड़के इस पूरे केस में फंसे, वो इसमें दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वो एक साथ मिलके, जब उन्हें पता लगता है कि मेरे जैसा एक और हरियाणा में फंसा है, एक जबलपुर में फंसा है, वो आपस में बात करते हैं। तब जो जबलपुर के, माफ करिएगा उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, एसपी हैं जबलपुर के, सिद्धार्थ बहुगुणा, 2023 में थे। इन तक पूरी शिकायत लगाई जाती है लड़कों की तरफ से। इनकी तरफ से बताया जाता है कि एक लड़की है, जबलपुर की रहने वाली है, 28 साल उसकी उम्र है इस वक्त, ऐसी दिखती है, तस्वीरें दिखाई जाती हैं और बोला जाता है इसका नाम है सोनिया केसवानी। इसने हमें फंसाया, इसने हम पर झूठे केस लगाया और हमसे पैसा ले लेकर अपने केस को इसने रफा दफा कराया, तो प्लीज़ आप इस पर जांच करिए। जांच होती है, बाकायदा इस पर पूरी चार्जशीट बनाई जाती है, लेकिन इधर लड़की फरार हो जाती है, पुलिस को मिलती नहीं। और हाल ही में इस लड़की को यानी सोनिया केसवानी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये उसी वक्त के हैं जब सोनिया केसवानी को पुलिस ने अरेस्ट किया और अब इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए कितना आसान है ना सब। अगर मैं हर लड़की को काउंट ना करूं तो कुछ लड़कियों के लिए बहुत आसान है लड़कों को फंसा देना, बहुत ही ईजिली। अगर एक तरीके से अगर आप इंस्टा भी चलाते हैं तो आजकल देखते होंगे बहुत इस तरीके के वीडियोस बनते हैं, ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं जिनमें सिर्फ मतलब वो किसी भी तरीके से आप उससे जस्टिफाई नहीं कर सकते, बहुत ही बेढंगी प्रोफाइल्स हैं, उन पर भी कई सारे लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक लड़की है, उसने आपको हाय हेलो बोला, बातचीत शुरू हुई, फिर बड़े आसानी से वो आप पे रेप का चार्ज लगा देती है। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों जो लड़कियां हैं वो इतनी आसानी से लड़कों को रेप केस में फंसा सकती हैं? इसके पीछे क्या है? क्या कोई कानून व्यवस्था है जो हमारी कमज़ोर है, जिसकी वजह से लड़कियां उसका फ़ायदा उठा रही हैं? और आखिर में एक जो है BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत जो एक्ट 69 है, उसकी बहुत बात चल रही है, उस पर बहुत डिबेट चल रही है कि वो आने वाला है, तो आखिर वो क्या है? उसका मिसयूज़ हो सकता है इन फ्यूचर। और साथ ही साथ अगर लड़कों के साथ ऐसा हो जाए तो वो किस तरीके से बचे? इस पूरे मामले में और इस पूरे जो मैंने आपसे सवाल किए, इनका मैं जवाब आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जवाब हम जानेंगे, हमारी सोशल एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल भी खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरीके से उन्होंने BNS 69 एक्ट के तहत एक तरीके से मुहिम चला रखी है। दीपिका नारायण भारद्वाज, उनसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर लड़कियां इतना फ़ायदा क्यों उठा लेती हैं, झूठे रेप केस में लड़कों को क्यों फंसा देती हैं। और साथ ही साथ BNS 69
क्या है और कैसे आने वाले वक्त में अगर वो लागू हो जाता है तो उसका मिसयूज़ बड़ी आसानी से जो लड़कियां हैं वो कर सकती हैं। रेप के केसेस में आजकल बहुत आसान हो गया लड़कियों के लिए लड़कों को फंसाना, क्योंकि कानून जो है हमारा बहुत ज़्यादा लचीला है। और कानून का दुरुपयोग लड़कियां बहुत तादाद में इसलिए कर रही हैं क्योंकि कुछ केसेस में वो चाहती हैं कि लड़का उनसे ज़रूर शादी कर ले, चाहे कि आम म्यूचुअल सहमति से उनका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन लड़की किसी भी वजह से चाहती है कि लड़का उससे शादी कर ले। इन केसेस का इसलिए भी दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि पैसे की उगाही करती हैं कुछ लड़कियां, उनके साथ कुछ गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चाहे पैसे के लिए हो, चाहे शादी की ज़बरदस्ती करने के लिए हो, या किसी से बदला लेने के लिए हो, इन कानूनों का जो है बहुत सारी महिलाएं जो हैं दुरुपयोग कर रही हैं। रेप के लॉज का मिसयूज़ का एक और कारण है कि इन कानूनों में लड़की जो भी कहती है उसी को एविडेंस मान लिया जाता है और उसी के बेसिस के ऊपर जो है लड़के को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सालों साल ट्रायल चलाया जाता है। और ऐसा मैं बहुत सारे पुरुषों से और लड़कों से जो कि झूठे रेप केस में फंसे हुए हैं सुन चुकी हूँ कि उनकी तरफ की जो एविडेंसेस हैं वो पुलिस बिल्कुल भी नहीं देखती है, पुलिस बिल्कुल भी नहीं समझती है। अगर वो एविडेंसेस देख के समझा जाए केस को तो वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है इन एविडेंसेस को नहीं देखती है। तो लड़कियों को ये समझ में आ गया है कि वो सिर्फ एक स्टेटमेंट भर से किसी भी लड़के को जेल भिजवा सकती हैं। तो कारण चाहे कोई भी हो फॉल्स रेप केस करने का, लड़कियों को जो इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग करती हैं पता है कि सिर्फ उनकी स्टेटमेंट भर से एक लड़के के ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। और उनको ये भी पता है कि अगर फाइनली केस झूठा भी पाया गया तो उनके ऊपर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि लॉ जो है बहुत लीनियंट है महिलाओं के लिए। तो ये भी एक कारण है कि महिलाएं इन कानूनों का बहुत दुरुपयोग कर रही हैं। सेक्शन 69 जो भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है वो एक काफ़ी ज़्यादा बायस्ड कानून है। ये कानून कहता है कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला को शादी का या फिर जॉब का या फिर प्रमोशन का झांसा देकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। इस कानून में प्रॉब्लम ये है कि शादी का झांसा किसी ने दिया या नहीं दिया, जॉब या प्रमोशन का झांसा या प्रॉमिस किसी ने किया या नहीं किया, सेक्स भी चाहे हुआ था या नहीं हुआ था, सिर्फ एक महिला की स्टेटमेंट के ऊपर एक पुरुष के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, केस कायम हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और उस पुरुष का अरेस्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है इस कानून में कि हम ऑलरेडी ऐसे केसेस देख चुके हैं, हज़ारों ऐसे केसेस इंडिया में हैं जहाँ पे लंबे समय तक के रिलेशनशिप, कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बाद अगर किसी वजह से ब्रेकअप हो गया तो महिला ने कहा कि ये मुझे इतने सालों से शादी का झांसा दे रहा था और अब शादी नहीं कर रहा है। तो ये कानून जो है जेंडर बायस्ड है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी कि धोखा जो है सिर्फ एक पुरुष ही दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है। कोई इस कानून में पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब चाहे कितने सालों के बाद अगर कोई कंप्लेंट लिखवाई जाए तो भी जो है पुरुष के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट्री कमेटी ने राज्यसभा में ये रिपोर्ट खुद दी थी कि ये कानून जो है ये प्रॉब्लमैटिक है। किसी का इंटेंट था कि नहीं शादी करने का, ये जज करना बहुत मुश्किल है। और अगर किसी ने प्रॉमिस किया भी हो तो लोगों का दिमाग बदल सकता है, लोगों के डिसीजंस बदल सकते हैं। तो ऐसे में इस एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करना बिल्कुल सही नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सेक्शन 498A का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल इस कंट्री में हुआ है, उसी तरह अगर किसी भी वजह से कंसेंशुअल रिलेशनशिप टूट जाती है, एक लड़का ब्रेकअप कर लेता है अपनी गर्लफ्रेंड से, तो अगर वो चाहे तो इस लड़के को जाके इस कानून के अंतर्गत फंसा सकती है। तो ये कानून का जो है मुझे लगता है बहुत दुरुपयोग होगा जब ये कानून आ जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि झूठे केसेस से बचने का कोई ऐसा सॉलिड फॉर्मूला है तो शायद मैं गलत उम्मीदें लोगों की जगाऊंगी। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको कोई भी धमका रहा है झूठा रेप केस आपके ऊपर करने के लिए, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे एक्सटॉर्शन के लिए, चाहे कोई रिलेशनशिप टूट गया है उसके बाद आपको कोई धमकी दे रही हो लड़की, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से बात कीजिए, उनको बताइए कि आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। दूसरा, आप लीगल हेल्प लीजिए, एक लीगल काउंसिल एंगेज कीजिए जो आपको डायरेक्ट करे, जो आपको गाइड करे, जो आपको सेव कर सके। तीसरा, अगर आपसे पैसे की डिमांड करी जा रही है, उगाही या फिर हनी ट्रैप रैकेट में आप फंस गए हैं,
तो आप आला अधिकारियों से ज़रूर संपर्क करिए, अपने ही शहर के एसपी या सीपी से जाके ज़रूर मिलिए, एक लिखित शिकायत दीजिए। ऐसे हम केसेस कर चुके हैं जहाँ पे कोई महिला इस तरह से डरा रही धमका रही थी। पहले एविडेंसेस हम लोगों ने जुटाए उस चीज़ के कि इस तरह के जो हैं थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एक एनसी कराई, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट कराई। उसके बाद पुलिस ने जब महिला को समझाया और उसको बोला कि वो इस तरह से झूठे केसेस करने की धमकी ना दे, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमारे को सक्सेस मिली कि वो महिला जो है उसने बैकआउट कर लिया। तो हर सिचुएशन में या फिर हर केस में जो सर्कमस्टांसेस होते हैं या जो उस केस की रियलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए वन फॉर्मूला फिट्स ऑल ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो मैंने बोला कि आप इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को, एक एंगेज करें ये लीगल काउंसिल, पुलिस अथॉरिटीज़ को अप्रोच कीजिए, और नहीं तो अपनी स्टेट के डीजीपी को जो है एक चिट्ठी लिखिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा एक सपोर्ट देंगी, स्ट्रेंथ देंगी इस तरह के मामलों में डील करने में। और एविडेंसेस गैदर कीजिए प्लीज़, ऐसी धमकियों का, ऐसी कोई भी बातचीत होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स कीजिए। हो सकता है ये आपको हेल्प ना करें कि आपके ऊपर एफआईआर या ऐसा मुकदमा हो जाए, लेकिन बेल लेने में, एंटिसिपेटरी बेल लेने में या मुकदमा लड़ने में सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। लड़की भला की खूबसूरत थी और उसने यहाँ तक कि जबलपुर से लेकर हरियाणा तक के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। रेकी भी करती थी पब में जाकर, और जब पब से मन भर गया तो एक वो प्रोफेशनल बन चुकी थी। उसे ऑनलाइन के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए वो कहीं भी जाती और बड़ी ही आसानी से लड़कों को फंसा लेती। अब लड़के जो भोले भाले लड़के थे वो फंस जाते हैं, और उनके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो अपनी सुनवाई कहाँ करें, क्या करें, कोई जानकारी नहीं है। तो उन लड़कों के लिए जिन पर फेक इल्ज़ाम लगता है, अब मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो सबसे आसान तरीका है वो आपको समझा सकूं। देखिए, कभी भी अगर आपको लगता है कि आप पर कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है या झूठा मामला दर्ज हो सकता है, तो बस आपको अरेस्ट होने से पहले आप एक एंटीसिपेटरी बेल होता है वो याचिका लगाकर कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कई सारे उसमें भी रहते हैं कि आपको शहर छोड़ के आप नहीं जा सकते, आपको शहर में रहना पड़ेगा, जब भी कोर्ट बुलाए तो आपको, या पुलिस बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा। ये होता है एंटीसिपेटरी बेल, यानी अरेस्ट होने से पहले आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप अरेस्ट हो जाएं और आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाए, तो उस हालात में आप क्या करें? अरेस्ट होने के बाद और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद भी क्या ऑप्शन है? तो देखिए, पहला कोड है क्रिमिनल प्रोसेसिंग सीआरपीसी का जो सेक्शन 482 यानी 482, उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाया गया है, और ऐसे सबूत अगर आप पेश कर पाएँ जिसमें साफ तौर पर पता लग पाए कि आपके खिलाफ झूठे मुकदमा या झूठा केस चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा, या जो लड़की है उसने आप पर झूठा केस दर्ज करवाया, तो इसके बाद भी आपको छूट मिल सकती है और आप बरी भी हो सकते हैं। याद रखिएगा सेक्शन 482 सीआरपीसी का। अब दूसरा जो मामला है, आप हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि जो पुलिस और जो निचली अदालत है, इन दोनों ने मिलकर आपके खिलाफ कोई साजिश रचा है, और जिसके बाद आप अरेस्ट हो चुके हैं और आप पीड़ित हैं, ना कि आप जिस पर आप आपराधिक मामला चलना चाहिए। तो इसके बाद कोर्ट आदेश दे सकता है कि निचली अदालत और पुलिस या जो जांच अधिकारी उन्हें आदेश दे सकता है कि आप इनके खिलाफ सारी जो आपने केस दर्ज करवाया था उसे रद्द किया जाए और फिर से नए सिरे से मामला शुरू किया जा सके। तो याद रखिए, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, रिट पिटीशन और सीआरपीसी का सेक्शन 482, इन दोनों के तहत आप बच सकते हैं। अब बात हुई थी पहले अरेस्ट होने से पहले आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, और अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो इसके बाद दो एप्लीकेशन बचते हैं, सीआरपीसी 482 और दूसरा रिट पिटीशन। लेकिन अगर आप जेल से छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आप पर केस चल रहा है, या आप चाहते हैं कि आप जिन्होंने भी आपके खिलाफ फेक केस दर्ज करवाया है आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लें, तो उसमें आप क्या करें बरी होने के बाद? मैं आपको तीनों चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 211 है, इसमें आप कह सकते हैं कि जो आप जिसने भी आपके खिलाफ कोई केस दर्ज करवाया है वो झूठी है, और आपराधिक मामला जो भी आप पर दर्ज करवाया गया था बिल्कुल झूठा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और जिस पर 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। अब बात करते हैं दूसरी धारा, आईपीसी की धारा 182 यानी 182, जिस पर कहा जाता है कि निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा बयान देना या झूठी चीजें पेश करना कोर्ट के सामने, ये गलत है, जिसके बाद 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अब जो तीसरा है वो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत क्रिमिनल डिफेमेशन केस भी आप दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपके
सम्मान को हानि पहुंची है, आप जेल में गए हैं और किसी लड़की ने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, तो इसके तहत भी आप कोर्ट में हलफनामा दे सकते हैं, जिसके बाद 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब जो दूसरा है वो है मानहानि का सिविल मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, और जिसके बाद आप एक कह सकते हैं कि भाई मेरे सम्मान को नुकसान पहुंचा है, तो आप मॉनेटरी फ़ायदा भी आप उनसे ले सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, अरेस्ट होने से पहले, अरेस्ट होने के बाद और बरी होने के बाद भी, यहाँ तक कि केस ये भी है कि मेंटल हरासमेंट का केस भी उस लड़की पर कर सकते हैं। देखिए, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्योंकि इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, साबित करना मुश्किल होता है। तो कोई भी अगर आप पर इल्ज़ाम लगाता हो, तो अगर आप सही हैं और आपको लगता है कि आपने कोई भी चीज़ें गलत नहीं की हैं, तो बेफिक्र होकर आप सामने आइए और कानून के सामने अपनी बातें रखिए, क्योंकि अगर आप सही होंगे, कुछ नहीं होगा आपके साथ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि जेल से निकलने के बाद कि आपके साथ जिसने गलत किया है, आप उसके साथ उससे सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें गांठ बांध लें, याद रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं।